आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई कोर्स क्लास 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को हमें बताता है। पोजीशन स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और पोजीशन स्टेटमेंट से किसी ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है कि किसी बिजनेस की कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। पर जब हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें प्रिपेयर करना होगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट की उसकी कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है उसके पहले हमें बेसिक नॉलेज की जरूरत है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है और वो किस प्रकार से काम करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, किसी भी बिजनेस को समझने के लिए, जिस प्रकार से हमने 11th में सीखा था कि कल से कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है, सबसे पहले इनिशियली कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया जाता है और देन फिर अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो कोई गुड्स खरीदता है, देन फिर बेचता है, परचेज करता है, देन सेल करता है और उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। उसके प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने अकाउंटिंग की एक सिस्टमैटिक अप्रोच को सीखा था 11th में। उस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने किसी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, देन फिर हमने उसे प्रॉपर बुक्स में, प्राइमरी बुक्स और सब्सिडरी बुक, दैट इज जनरल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और कैश बुक, उसमें ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल मैनर में, प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर फॉर्मेट में हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासिफाई किया। जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग हमने सीखा, लेजर पोस्टिंग की बैलेंसिंग करना सीखा, लेजर पोस्टिंग की बैलेंसिंग करने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा और ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। अब यहाँ 12th में हमें जनरल एंट्री वगैरह सिर्फ कंसेप्ट वाइज याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, हर एक ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से रिकॉर्ड करना होता है। अब हमको डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोर्स है और वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है। देन फर्दर हमारा कोर्स में है पार्टनरशिप, तो फिर हम वहां सीखेंगे जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं, तो उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए हम किस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो वो हमारा अगला चैप्टर है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी मीनिंग में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो सबसे पहली चीज ये माइंड में आती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के काम कैसे कर सकता है। तो मैंने ये बोला प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है। इट मींस यहां पर प्रॉफिट को हमें सरप्लस बोलना पड़ेगा, हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं बनाया जाता है। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वह सोसाइटीज को कोई एजुकेशनल सर्विसेज, कोई कल्चरल सर्विसेज, कोई हेल्थ सर्विसेज, कोई रिलीजियस सर्विसेज बिना किसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के प्रोवाइड कर सके। तो देखें डेफिनेशन मेरे साथ में आपकी स्क्रीन पे स्लाइड 1 पे मैंने सारी चीजें मार्क करके रखी हैं। आप इसको देख करके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो रख सकते हैं और उसे बाद में कॉपी पे नोट कर सकते हैं ताकि समय कम लगे और हम ज्यादा से ज्यादा मैटर को कवर कर सकें। तो हम लोग लिखने का समय नहीं दे सकते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको मैनेज करना है और नोट्स बनाने हैं ताकि उसे बाद में फ्यूचर में आपके पास वो कंटेंट पढ़ने के लिए रहे। तो देखें सबसे पहले डेफिनेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन whose objective is not to earn profit। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। तो उसका ऑब्जेक्ट है क्या? इट इज a setup for the purpose of providing or rendered services to its members or the society।
जो कि अपने मेंबर्स को, अपने सोसाइटीज को, अपने आम लोगों के बीच में सर्विसेज देने के पर्पज से प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो किसी के द्वारा ओन्ड नहीं की जाती है, जिसपे किसी की ओनरशिप नहीं रहती। हालांकि बनाने वाला कोई पर्सन हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को क्रिएट कर रहा है, पर उसका क्रिएशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सरप्लस अर्न करना, और उस सरप्लस से, उसके फंड से जो कि उन्होंने मेंबर्स से या सोसाइटीज से या आम पब्लिक से अर्न किया है, उस फंड को यूज करेगा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव पे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो किसी कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, या वो किसी एजुकेशनल सर्विसेज में इन्वॉल्व हो सकता है, या वो हेल्थ सर्विसेज में इन्वॉल्व हो सकता है, रिलीजियस सर्विसेज में इन्वॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि कोई एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया गया, कोई एक चैरिटेबल स्कूल बना दी गई, कोई कॉलेज बना दिया गया, कोई सोसाइटी बना दी गई, किसी कॉलोनी की एक लोगों ने मिलकर के आपस में एक सोसाइटी बना दी गई ताकि वहां की कल्चरल एक्टिविटीज, वहां की रिलीजियस एक्टिविटी और लोगों के बीच में एक आपस में अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखते हुए किसी काम को वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेटअप प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है, हालांकि वो सरप्लस अर्न करते हैं, बट उस सरप्लस से, उसके डोनेशन से, उसके पैसे से, उसकी मेंबरशिप फीस से, उसके एंट्रेंस फीस से जो भी पैसा अर्न किया जाएगा, उस सभी पैसे को यूटिलाइज करेंगे, उस फंड को यूटिलाइज करेंगे किसके लिए? सोसाइटीज को सर्व करने के लिए, मेंबर्स को सर्विसेज देने के लिए, विदाउट गेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि प्रॉफिट अर्न करता है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो यहां से आप डेफिनेशन क्लियर हुई है, आपको बुक में भी पढ़ना है और यहां से आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब चूंकि हमने डेफिनेशन समझ ली है, अब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो हमें डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए बात करनी है। हमने अभी बात करी थी कि यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो एंटिटी की बात करें, यह एक लीगल एंटिटी है, इसको लीगली लॉ के रूप में उसको क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है। किसी इंडिविजुअल ने या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया है। इसका एक लीगल फॉर्मेट होता है, उसके मेंबर्स या ट्रस्टी एक लीगल ट्रस्ट डीड या किसी भी डीड के अकॉर्डिंग उसके मेंबर्स उसको साइन करके एक लीगल फॉर्म देते हैं ताकि एक लीगल एंटिटी बन सके, एज अ लीगल इंडिविजुअल पर्सन बन सके। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी की बात की जा रही है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? आप स्क्रीन पे देखें, मैंने लिखा है इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, अ लीगल पर्सन। एक रिकॉग्नाइज किया गया लॉ के अकॉर्डिंग, एक रिकॉग्नाइज किया गया। क्या रिकॉग्नाइज किया गया? मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, एक लीगल पर्सन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि जब किसी पर्सन की बात की जाती है तो पर्सन किसी दूसरे पर्सन से लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। कोई पर्सन अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई पर्सन अपने नाम की प्रॉपर्टी क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। तो जब मैंने बोला कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी है, इसका मतलब यह होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार के अमाउंट के लेन देन में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, अपने नाम से कोई असेट्स खरीद सकता है, उसकी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ असेट्स हैं तो कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन में यहाँ पर क्लियर किया है कि व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। एक सेपरेट लीगल एंटिटी एक ऐसा पर्सन है, ऐसा इंडिविजुअल है जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है। तो लॉ ने रिकॉग्नाइज करके उसे किस कैटेगरी में रख दिया है? पर्सन की कैटेगरी में रख दिया है। इट इज अ लीगल पर्सन। द एंटिटी हैज इट्स ओन लीगल राइट। जैसे ही हमने बोला कि वह एक लीगल पर्सन है, इट मींस उसकी अपने आप में कुछ राइट्स होंगे और कुछ ड्यूटीज होंगे। तो उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ उसके ऑब्लिगेशंस हैं जो कि उसे सेपरेट करते हैं।
किससे सेपरेट करते हैं? एंटिटी से सेपरेट करते हैं। तो एंटिटी एक अपने आप में क्या हो गई है? लीगल एंटिटी बन चुकी है। इसके कारण से यह अपने नाम से कोई एसेट्स परचेज कर सकती है, कोई अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। पर्पस की बात करें, क्यों बनाया जाता है? किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का, एज अ लीगल एंटिटी उसको क्रिएट करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सोसाइटीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना, आम जनता को सर्विसेज देना, कम कॉस्ट में सर्विसेज देना, उसका पर्पस यही है। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ लिखा हुआ है व्हाई अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ बनाने का क्या पर्पस है? तो सिंपल सी बात है, स्क्रीन में आप देखें, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप टू प्रोवाइड कल्चरल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस सर्विसेज एंड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज टू पीपल एट लार्ज विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। बिना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किए हुए पब्लिक को कल्चरल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना ही किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड फीचर्स पे जाएं, ओनरशिप। मैंने अभी बात करी थी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या तो कोई एक पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके फॉर्म कर सकते हैं एज अ लीगल एंटिटी। पर चूंकि फॉर्म वो कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वह उसके लीगल ओनरशिप कहलाएंगे, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ऑस्पेक्ट्स को लेकर के बनाया जाता है, जिसके ओनर आते और जाते हैं, मतलब कोई ओनर फिक्स नहीं रहते। उसके मेंबर्स अपनी वोटिंग करके एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं और वो ट्रस्टी, उसका मैनेजमेंट डिसाइड होता है और वो मैनेजमेंट और ट्रस्टी मिल करके उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उसकी एक्टिविटीज को, उसके ऑपरेशंस को देखते हैं और उसका सरप्लस जो होता है उसी से कमाया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट में उन्हें एक्सपेंस करना होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सोसाइटीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर वो प्रॉफिट अर्न कर भी रहा है तो उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। लॉस है तो हम उसे डेफिसिट बोलेंगे। इट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को जो परफॉर्म कर रहा है, उससे जो भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहा है, उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। इट मींस इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, वो हमारा क्या कहलाएगा? सरप्लस। एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, वो हमारा क्या कहलाएगा? डेफिसिट। तो देखें, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप उसे रीड करें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सेट अप टू अर्न प्रॉफिट। यह एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप नहीं किया गया है, इसलिए सेटअप नहीं किया गया है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। बट उसका मतलब क्या है? इट मींस, इट डज नॉट मींस दैट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। इसका यह मतलब नहीं है कि वह ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इट इज टर्म्ड एज सरप्लस। उसे क्या बोला जाएगा? सरप्लस। बिकॉज ये सरप्लस जो है पार्टनर्स के तरह, पार्टनरशिप फर्म की तरह पार्टनर्स के बीच में, या प्रोप्राइटरशिप की तरह, प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे? हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब प्रॉफिट को निकालते थे और उसे कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देते थे। बट यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सरप्लस आएगा वो उसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ रिजर्व, एज अ कैपिटल इन्वेस्ट ही रहेगा और उस इन्वेस्टमेंट से फर्दर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है, चाहे वो एजुकेशनल सर्विसेज हो, चाहे वो कल्चरल सर्विसेज हो, चाहे वो रिलीजियस सर्विसेज हो, उसी कॉज के लिए ही एक्सपेंस किया जाएगा। इट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सरप्लस का यूटिलाइजेशन किसी मेंबर्स के, किसी इंडिविजुअल के पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड को बोलना सही नहीं है, इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सरप्लस। लॉस वर्ड यूज बोलना सही नहीं है, लॉस की जगह हम क्या यूज करते हैं? डेफिसिट। अब हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने वाला कोई एक इंडिविजुअल होता है। प्रोप्राइटरशिप में
किसी सिंगल ओनर के बिजनेस को जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक कोई सिंगल पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ लीगल एंटिटी फॉर्म करता है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं और फिर वो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसके मेंबर्स या कुछ पर्सन मिल करके या एक सिंगल पर्सन किसी सोसाइटी या ट्रस्ट का फॉर्मेशन करता है एज अ लीगल एंटिटी। तो वो उसे क्या करने वाला है, मैनेजमेंट करने वाला है, मैनेज करने वाला है। तो उसके जो मैनेजमेंट की बात की जाती है तो इसकी एक अपने आप में एक सेपरेट मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसके मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि उसके कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन ट्रेजरी होगा, कौन पैसे को संभालेगा, कौन उसका अकाउंट का हिसाब किताब रखेगा और उन मेंबर्स की वोटिंग के अकॉर्डिंग मेंबर्स का एक अथॉरिटी डिसाइड होती है और वो अथॉरिटी मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को मैनेज करता है। तो ऐसे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रस्टी या मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट।